अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सियाने कह गए हैं कि जब मुकद्दर में बेइज्जती लिख दी गई हो तो फिर आदमी लाख कोशिशें भी कर लेना, हज़ार झूठ भी बोल लेना, करोड़ों तावीलें भी दे देना, चाहे कितनी ही आवाज़ बुलंद कर ले, लेकिन फिर भी सच उन तमाम कोशिशों पर भारी पड़ जाता है और झूठे का मुंह काला हो जाता है, जैसा आजकल नरेंद्र मोदी और उनके गोदी मीडिया का हो रहा है। मोदी के सबसे बड़े लाउड स्पीकर एंकर अर्नब गोस्वामी अपने प्रोग्राम में अमरीकी प्रोफेसर को लेकर भारत की झूठी कामयाबी के दावे करने लगे तो अमरीकी दानिश्वर और प्रोफेसर क्रिस्टन फेयर ने अर्नब गोस्वामी की तमाम कोशिशों को राफेल तैयारों की तरह ये कहकर ज़मीन बोस कर दिया कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद ज़्यादा नहीं कर सका। साथ ही उन्होंने अर्नब गोस्वामी की बोलती ये कहकर भी बंद कर दी कि भारत और इसका मीडिया जंगजुआना रवैया रखता है। अर्नब गोस्वामी का सारा जिंगोइज्म 2 सेकंड में निकाल कर रख दिया गया। इसी तरह इंडियन हुकूमत के झूठ का भांडा भी बीच चौराहे फोड़ा गया। अमेरिका की सालिसी के किरदार का इनकार करने वाली भारतीय हुकूमत का झूठ पहले खुद अमेरिकी सदर ट्रंप के 8 मरतबा पाक भारत लड़ाई में सालिसी के किरदार के बयान से बेनकाब हुआ और अब खुद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को अपने मुल्क के झूठ से पीछे हटना पड़ा और ये इतराफ़ करना पड़ा कि अमेरिका सीज़ फायर करवाने के लिए भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में था। और सिर्फ यही नहीं है नाज़रीन, जब गैर मुल्की सहाफ़ी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से पूछा कि आपने पहलगाम में 26 अफराद के कातिलों को पकड़ लिया है, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है, ये सवाल जयशंकर पर J-10C तैयारों की हमले की तरह लगा, जिसकी जद में आकर खारजा लाजवाब होकर बचने के लिए आए बाएं शाये करते रहे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को आलमी सिफारती सतह पर तनहा करने के ख्वाब देखने वाला भारत इस वक्त खुद सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है और जगह जगह बेइज्जती मोदी का मुकद्दर बन चुकी है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं, जर्मनी में एक सहाफ़ी ने जयशंकर को भरी दुनिया के सामने ये सवाल करके परेशान कर दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने के मामले पर जर्मनी की तरफ से हिमायत न मिलने पर क्या भारत को मायूसी हुई है। इस सवाल के दौरान जयशंकर कभी पानी पी रहे थे, कभी दिल पर हाथ रख रहे थे। सुना आपने, भारतीय वज़ीर ख़ारजा फरमा रहे हैं कि अगर उनको सही याद है तो उनकी जर्मन हुकाम से 7 तारीख को बात हुई थी। इतनी अहम मामले पर सिर्फ 2 हफ्ते पुरानी बात किसी भी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा भूल सकता है क्या, और वज़ाहत से बता भी नहीं सकता क्या? मेरा तो मोदी को मशवरा है कि कोई नया वज़ीर ख़ारजा रख लें आप, जो दुनिया में कम से कम आपकी जो रही सही थोड़ी बहुत इज्जत है वही बचा ले। लेकिन क्या करें जनाब, झूठ तो बहरहाल पकड़ा ही जाता है ना। अब आपको ये दिखाती हूँ ज़रा कि जब यूरोपीय सहाफ़ी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से पूछा कि भारत लड़ाई झगड़ा छोड़कर माशी मैदान में तरक्की का रास्ता क्यों नहीं चुनता, तो जयशंकर यूरोपीय सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने के बजाय लिसानी पर हमला करने लग पड़े। ये पहला मौका नहीं है कि भारत का झूठ खुद ब खुद कुदरत के निज़ाम के तहत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। हालिया कशीदगी के दौरान सिख बिरादरी को भड़काने के लिए भी मोदी और इसकी निकम्मी फ़ौज, नालायक फ़ौज ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए हमला किया है। यहाँ भी फिर मुक्की खाना पड़ी थी जब खुद सिख रहनुमाओं ने भारतीय हुकूमत और मोदी की निकटू फोर्सेस के झूठ का पर्दा चाक करते हुए ऐसे किसी भी हमले की तरदीद कर दी थी। और आज खुद मोदी को अपनी सियासत चमकाने और जंगी जुनून में सिखों की इबादत गाहों को ईंधन बनाने की कोशिशों के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा है। स्विट्ज़रलैंड की सिख तंजीम मार ने ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ ICC में शिकायत दर्ज करते हुए भारतीय फ़ौज के हमले पर आलमी फ़ौजदारी अदालत से तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं है, सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, इन्होंने ऐलान किया है कि सिख कौम 1 से 6 जून तक भारतीय पंजाब में वाक़ एयरफोर्स के अड्डों की बिजली और पानी बंद करेंगे। इस वक्त भारत में सूरत हाल ये है कि बीजेपी के इंतहा पसंद गुंडे अपने मुल्क और वज़ीर आज़म मोदी की पाकिस्तान से हार और आलमी बेइज्जती का बदला मिठाइयों से ले रहे हैं और अपनी इंतहा पसंदी और नफ़रत का जो जहर है ना, वो मिठास में घोल रहे हैं। राजस्थान का शहर है जयपुर, यहाँ पर मैसूर पाक और मोती पाक के नाम से मशहूर लड्डू हैं। इनके नाम इन्हीं भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में मोती श्री और मैसूर श्री
रख दिए गए हैं। अब आप लेवल चेक करें, सोच चेक करें आप इनकी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैरिस्टर अकील साहब मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। डिफेंस एनालिस्ट हैं जनरल जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपके वक्त की भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ मलिक अहमद साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ चल रहा है हम तो इसे अल्हम्दुलिल्लाह पहले अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब की, उसे बड़ी आजिज़ी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसे भी हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सर अब सवाल यहाँ पर यह है कि भारत की तरफ से वो वफूद जो हैं जिन्होंने जाना था दुनिया में और जाकर अपना झूठ सेल करना था, वो पहुँचना शुरू हो गया है। हमारे पास से भी वफ्द बनाया गया है जो कि बिलावल भुट्टो साहब जिसको लीड करेंगे, वो कब तक पहुंच जाएगा। और कल ही मेरे प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात, वो उनका मुतालबा कह लीजिए या उनकी सजेशन कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस वक्त में अपोजिशन के रहनुमाओं को भी, लोगों को भी शामिल होना चाहिए। तो इस पर क्या टेक है सर हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा, आपने अपने इब्तदाइये में ही दो टोक अल्फाज में जो जिंगोइज़म और झूठ भारत ने फैलाया है, इस पूरे 10 दिन के टाइम पीरियड में जो एक जंगी माहौल था और जंग का समा था, तो उसमें आपने तो वो तमाम तर भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। मैं असल में ख़ुद फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ। मैं जो पार्लियामेंटेरियंस की यूनियन है OIC की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, मुझे स्पीकर साहब किसी अपनी मजबूरी के तहत नहीं जा सके, यहाँ पे मसरूफियत ऐसी थी, तो मैं वहाँ पे जकार्ता था पिछले हफ्ते और मैंने वहाँ पे डेलीगेशन को लीड किया। और यकीन का जाने कि मुझे पाकिस्तानी होने पे कभी ज़िंदगी में इतना फ़ख्र नहीं हुआ। और 10 मई के बाद हवा के अंदर एक कहते हैं कि देयर समथिंग इन द एयर, और यकीन जाने कि जितने ममालिक वहाँ पे मौजूद थे, मैं अज़रबैजान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, UAE, सो मच सो अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक आइवरी कोस्ट, कैमरून, ये तमाम तर ममालिक, और ईरान भी। और जब इंडोनेशिया के सदर हमें मिले हमारी डेलीगेशन से, और यकीन जाने के बिलमुशाफा जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमारा हैंड शेक किया, और यकीन जाने मलेशिया से लेके मतलब सारी गर्मजोशी फील की, वार्मथ फील की, वेलकम फील किया। और पाकिस्तान की जो इज्जत थी, जो स्टैचर, वो यहाँ से मतलब आसमानों से बातें कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारी लीडरशिप दोनों जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके साथ साथ मिलिट्री लीडरशिप, अल्लाह ताला ने खुसूसी करम किया है कि इस लीडरशिप की बदौलत, इनके बरवक्त फैसलों की बदौलत जो है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की वो इज़्ज़त जो है या वो वक़ार जिसमें इंतहा बुलंदियों का जो है इजाफा किया गया है, हम वाकई ह्यूमिलिटी के साथ अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। जो आपने बात की वफूद की, बिल्कुल मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी भारत ने अपने वफ्द भेजना शुरू कर दिए हैं। हमारा एक बड़ा स्ट्रांग और एक बड़ा वैल्यूबल जो वफ्द है, जो बहुत रेलेवेंट है इस तमाम तर मामले में। कल ही क्योंकि मेरी एक शाइया था और उसमें मुलाकात भी हुई। सर एक शाइया नहीं था, वो बड़ा पुरवकार शाइया था, वो फख्र से बताया। बिल्कुल मैं उस पर बिल्कुल अब तो मीडिया पे भी आ गया, बड़ा पुरवकार शाइया था। और वहाँ पे तमाम तर मिलिट्री पॉलिटिकल जो लीडरशिप है एंड इसको सेलिब्रेट हम कर रहे थे, तमाम तर मामले को। यहाँ पे मैं आपको किरण साहब ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अभी ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं फॉरेन ऑफिस में। मेरी ज़ाती राय, मैं हुकूमती राय की बात नहीं करता, मेरी ज़ाती राय है कि अपोजिशन के भी लोगों को, और उसमें खाली एक मखसूस जमात नहीं, उसके अलावा भी जमातें हैं, उनके एक बंदे को ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि अभी राइट नाउ द टाइम इज़ टू शो ए जॉइंट फ्रंट। बिल्कुल ऐसा। और मेरी ज़ाती राय ये है, ये हुकूमती राय नहीं है। मैं दोबारा इसको रिएटरेट कर देता हूँ, लेकिन ये फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि हमें बिल्कुल अपोजिशन के भी जो दोस्त हैं या दीगर जितनी जमातें हैं, उनमें से एक शख्स को ज़रूर डालना चाहिए। और अभी जो हम कैपिटल्स में भिजवा रहे हैं, जिसमें वाशिंगटन है, लंदन है, ब्रसल्स है, दीगर कैपिटल्स 1-2 हैं, पेरिस है, इसके थोड़ा सी इसकी एक्सपेंशन भी करने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी आपने शॉट चलाया कि जर्मनी में जाके जो है वो तमाम तर मामला उन्होंने वहाँ पे किया, और उसके अलावा वो ना सिर्फ जर्मनी बल्कि वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी रीच आउट कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा फोकस इसमें भी रखना पड़ेगा कि इसको एक्सपैंड किया जाए, क्योंकि जो जिंगोइज्म झूठ का बाजार गर्म भारत ने किया हुआ है, अब तो दुनिया उसकी गवाही देना शुरू हो गई है। लेकिन उस वाक़तन हमें जो एंगेजमेंट
एंगेजमेंट रखनी है, वो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद जो दीगर कैपिटल्स हैं जो मैटर करते हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, ब्राजील है, आपकी मेक्सिको है, दीगर ममालिक हैं, अफ्रीका में आप देखें तो साउथ अफ्रीका है, मतलब कई ऐसे अफ्रीकन ममालिक हैं जिनको हमें बिल्कुल ये चीज एंगेज करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है, अपना नैरेटिव पेश करने की जरूरत है इस तमाम तर मामले पे। वो डेलीगेशन, आपका सवाल जो मेनली था कि वो जा क्यों नहीं रहा या अभी तक गया क्यों नहीं, इन द कमिंग वीक वो डेलीगेशन बिल्कुल जाना शुरू हो जाएगा। 12th की डेट है उसकी कोई फाइनलाइज? कल फैसल वावडा साहब कह रहे थे कि उनकी नॉलेज में है कि शायद 12 तारीख की कोई डेट है। अभी डेट फाइनल हो गई है? डेट अभी फाइनल नहीं है, फाइनल स्टेजेस में है। इसमें एक मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए और आपके लिए भी, जन साहब के लिए मैं थोड़ा सा ये जरूर अर्ज करूं और ऐड इन करूं, इट्स नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस डेलीगेशन कि यहाँ से डेलीगेशन को भिजवा दिया जाए, क्योंकि आगे भी हमारा फॉरेन ऑफिस मीटिंग स्केड्यूल कर रहा है, तो वो मीटिंग्स वहां पे बायलैटरल मीटिंग्स इसी दौरान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कमिंग वीक यानी जून से पहले ही फिर? जी, एक्सपेक्टेडली वो जून से पहले ही है, डिपेंडिंग, क्योंकि अवेलेबिलिटी वहां पे भी लीडर्स की देखी जाती है इन ममालिक में, इन वर्ल्ड कैपिटल्स में, कि जब आपकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं तो वो उसका टाइम और प्लेस स्केड्यूल जो है वो तय होना होता है। फॉरेन ऑफिस में बहुत काम कर रहा है और जो बायलैटरल मीटिंग्स मुख्तलिफ टाइम्स के साथ हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, मुख्तलिफ तारीखों में हैं, तो वो उसको सेटअप कर रहा है और वो तमाम तरह वो जो कहते हैं स्केड्यूल है वो तैयार कर रहा है। बिल्कुल ठीक। जान साहब, मुझे ये फरमाइएगा, सिख बिरादरी, उन्होंने अब ये बड़ा भारत की तरफ से ड्रामा किया जाता रहा कि पंजाब पे पाकिस्तान की तरफ से अटैक कर दिया गया, फिर वो खुद ही झूठ खुल के सामने आ गया कि भारत खुद ही ड्रोन्स भेज रहा था, और हम ये उस दिन से कह रहे थे जब वहां पर ये सारा मामला हुआ था, जब भारत ये सारे नारे लगा रहा था, तो हमने पहले ही बता दिया था कि हम तो यहाँ पर उनके जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत करते हैं, तो हम वहां पर ये सब कैसे कर सकते हैं। अब जो सिख बिरादरी है वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसको शिकायत लगाई है, तो सर इस सारे मामले में वो कुछ कर सकते हैं तहकीकात के हवाले से, और फिर पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण फॉर द इनवाइट, और बैरिस्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेयर बीइंग विद हिम इन ऑन द शो। देखें, आपके प्रोग्राम में हमने याद होगा आपको, हमने कहा था कि जिस मोदी ने खालिस्तान की बुनियाद रख दी है जी, जिस वक्त इन्होंने 5 मिसाइल फायर की थी, ये 21वीं सदी है। आप पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को आप थोड़ी देर के लिए तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, ज़्यादातर के लिए देर के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते, एंड इट्स विजिबल व्हाट इज़ हैपनिंग। देखिए, हिंदुत्व की एप्लीकेशन का मकसद क्या है? विद इन भारत वो किसी भी माइनॉरिटी को नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं इंडिया जो है वो इंडियंस का है, तो वो एक्सक्लूसिविटी जिस पे पाकिस्तान बना था, जिन चीज़ों पर कि हम कहते थे हमारा रहन सहन आपसे अलग था, 2 नेशन थ्योरी, तो यही क़ायद आज़म का विजन था कि हम नहीं रह सकते, एंड ही न्यू इट। और अभी भारतीय 23 करोड़ मुसलमानों से पूछ लीजिए कि वो वहाँ पे उनके खिलाफ कभी वक्फ बिल आ रहा है, कभी उनको स्टेटस किया जा रहा है, कश्मीर यू कैन अंडरस्टैंड, रोहिंग्या के साथ अभी जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, बांग्लादेश के साथ जिस तरीके से, लेकिन वो वैसे जैसे लोग भी बैठे हुए वहाँ पे। जी हाँ, तो विद इन भारत वो किसी माइनॉरिटी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती ये सोच, और उसके अलावा जो नेबरहुड है उसमें किसी की सॉवरेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देयर इज वन स्टेट जिसने इसको चैलेंज किया है, दैट इज पाकिस्तान। और देखिए, न्यू नॉर्मल की वो बात करते हैं। न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने 2019 में और अभी पहलगाम के बाद ऑलरेडी सेट कर दिया है। वो न्यू नॉर्मल है क्या? वो मोदी का न्यू नॉर्मल नहीं है, वो पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट किया। जो अभी बैरिस्टर साहब बातें कर रहे थे कि सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, वो कान जो आपकी बात नहीं सुनना चाहते थे वो खुले हैं, वो आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती वो आपको देख रही हैं, और आपने किसी की कोई चीज या उनके पूरी करके, कोई वॉर की या कोई इकोनॉमिक उनकी शराइत पूरी करके नहीं दी, आपने अपने रिजॉल्व से, अपनी रेजिलियंस से और कौम के एक नेशनल जो आपने सामने पेश किया है अपने आप को, उसकी वजह से ये हुआ है। न्यू नॉर्मल ये है कि पाकिस्तान ने एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, व्हाटसोएवर, व्हेनसोएवर एंड हूसोएवर फ्रॉम इंडिया की कोई किसी चीज की एप्लीकेशन होगी, पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करेगा, अपनी विल शो करेगा, और शो की है और ऑन ग्राउंड की है। दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग एंड वी आर हैप्पी। दिस इज अ बिगिनिंग, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बट एटलीस्ट आपने शो की, ये है न्यू नॉर्मल, ये है नया पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जो यहाँ की आवाम की एस्पिरेशंस, यहाँ की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ का मीडिया, ऑल सेगमेंट्स जो रिस्पांस गया है, ऑल स्पेक्ट्रम इन ऑल डोमेन्स गया है, ये पूरी नेशन की विक्ट्री है। बट अगेन आई वुड से कि दिस इज अ बिगिनिंग, और हमने इसको आगे लेकर अभी केयरफुली। सर, वैसे मैं अपनी इसी सीट पे बैठ के और इसी कैमरे के सामने ना लोगों से बोलती रही हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर भी यहाँ से निकलेगा, तो लोग
सोशल मीडिया पर नीचे मेरे लिए लिखते हैं कि दीवाने का ख्वाब है, तो मैं हूं या ना हूं, लेकिन मुझे इस चीज का यकीन है कि इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, पाकिस्तान देखेगा। बिल्कुल स्कटलर्स हैं जी, ये वो स्कटलर्स हैं जो पाकिस्तान की डिससर्विस कर रहे हैं। देखिए, अवाम और अफवाज, पीस और वॉर जी, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही चीज पर कायम है, वो है अवाम और फौज का मिलाप। बिल्कुल ऐसा ही। इसको जो भी दूर करेगा या जो भी इसको डिसइंटीग्रेट फ्रॉम वो इररिलेवेंट हो जाएगा सर। इररिलेवेंट क्या है, ही शुड बी पॉइंटेड आउट जी, एंड दे शुड बी परसूड। दिस इज अ सीरियस बिजनेस जी। बिल्कुल स्टेट जो है वो पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी दीवानों की अभी हम नजर कर दी ना, बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए। किरण, मैं कहूंगा कि डोंट लेट अ क्लाउन गेट्स अप। एवरी डे हम देखते हैं क्लाउन्स गेट्स अप, ही मेक्स फन ऑफ द स्टेट और वो चला जाता है और स्टेट कमजोर होती जाती है। तो जो हार्ड स्टेट की बात हो रही है वो एक्चुअली यही हार्ड स्टेट है कि हम लॉ फेयर में, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, हम अपने जो रोजमर्रा के चीजें हैं, अपनी गवर्नेंस है, इनको इंप्रूव करें। और काइनेटिक और मिलिट्री इज वन पार्ट, तो अब ये सारी चीजें इकट्ठी चलेंगी और इंशाल्लाह वी विल हैव अ मच बेटर पाकिस्तान। इंशाल्लाह। सर, अब मुझे ये फरमाइए, आपने खुद ही तस्करा कर दिया उसका, मैं हालांकि उसी आशाइए कि आपसे बात करने लगी थी, आप भी वहां पर मौजूद थे, हमने पिक्चर्स देख ली अल्हम्दुलिल्लाह आपकी। सर, वज़रा भी थे और सुफरा भी वहां पर मौजूद थे, बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीब थी, पुरवकार तकरीब थी। मैंने बाकी सूबों के वज़राए आला को भी वहां पर देखा, गवर्नर्स को भी वहां पर देखा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं थी बहैसियत वज़ीर आला की सूरत में, तो वो आए नहीं थे या बुलाए नहीं गए थे? देखिए किरण साहिबा, इन्विटेशन तो तमाम तर चीफ मिनिस्टर्स को थी, तमाम तर गवर्नर्स को थी, तमाम तर कैबिनेट मेंबर्स को थी, मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी बिल्कुल नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद थी। वज़ीर आज़म थे, तीनों सर्विसेज चीफ थे और उसके साथ सदर पाकिस्तान भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो तमाम तर ये लोग जो थे टॉप टियर लीडरशिप फ्रॉम मिलिट्री एंड ऑब्वियसली फ्रॉम पॉलिटिकल साइड, तो वो तो थे। अब ऑपोजिशन जमातों को थी दावत? देखें, ऑपोजिशन जमातें तो ऐसा मैं नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इवेंट जो होस्ट की थी वो फील्ड मार्शल साहब ने खुद ही वो उसकी होस्ट थे। और ये ओहदेदारों के लिए वैसे थी, ये मेनली ओहदेदारों के लिए थी, गवर्नर्स जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, मेनली कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे और सीनियर मिनिस्टर्स जो सूबों से हैं वो थे। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूँ कि आई थिंक जब सारे चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, सो इट लीड्स मी टू बिलीव के जाहिर बात है केपी सीएम को भी दावत मिली होगी। इफ ही चोज नॉट टू कम, दैट्स हिज लॉस। उनको चाहिए था कि ये यकजहती का टाइम था, सेलिब्रेट करने का टाइम था, और ये किसी सियासी इख्तलाफ से कतई नज़र ये पाकिस्तान का टाइम है और ये पूरी नेशन का फ़ख्र है, पूरी कौम का फ़ख्र है जो एजाज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन द शेप ऑफ फील्ड मार्शल या इन द टाइटल जो है दिया गया है, वो पूरी कौम का फ़ख्र है। तो ये अगर नहीं कोई आया तो या किसी को मजबूरी है, विच आई एम नॉट प्रिवी टू, मुझे नहीं पता कि उनकी कोई ज़ाती मजबूरी थी या इस वजह से नहीं आए, आना चाहिए था उनको, क्यों नहीं आए? ये सर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग खुद भी ये बात करते रहे हैं कि सोशल मीडिया से बड़ा डरते हैं और सोशल मीडिया को एक ट्वीट भी खुद नहीं करवा सकते, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा इस वक्त क़यादत है। तो याद है आपको एक और भी पहले तस्वीर आई थी जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो वो बड़ी ट्रोल हुई थी पीटीआई के हलकों में और सोशल मीडिया पर। पॉसिबल है से हट के मैं समझता हूं कि आप उस वजह से भी का रोल जब आपके पास है, वो जिम्मेदारी है, तो फिर आपको वो भी अदा करनी चाहिए। इससे कतई नजर कि आपकी सियासी वाबस्तगी, सियासी जमात कौन सी है। बिल्कुल ठीक जाहिद साहब, पीटीआई मुसलसल इसरार करती है, हम देखते हैं कि मुज़ाकरात जो उन्होंने करनी है कर रहे हैं, बात जो उन्होंने करनी है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी है। खान साहब ने भी अपने आखिरी बयान में इसी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जो भी बात करनी है आपने वो आप सियासी जमातों से करें। हल कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर जैसा चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए किरण, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब बहुत हो गया कि पाकिस्तान को हम विम्जिकल या एक डिफरेंट पैटर्न पे चला है। अगर आपने डेमोक्रेसी रखनी है यहाँ पे तो फिर डेमोक्रेसी के जो असलूब हैं या डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करना होगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पास्ट से निकल नहीं रहे, हम पास्ट के बैगेज से निकल रहे कि फलां ने ये किया था, 1970 में ये हुआ था, 1960 में ये हुआ था, तो हम भी यही करेंगे। पाकिस्तान हैज मूव फॉरवर्ड एंड वी आर अंडर अ सीरियस थ्रेट हिंदुत्व की एप्लीकेशन विद दिस नॉट अ नॉर्मल एप्लीकेशन। अब ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, देखें जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है या जो हम लोगों से मिलते रहते हैं, जो वहां से बातचीत नहीं होगी वरना हो रही है। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ द डे, कल इनकी भी गवर्नमेंट, बड़ा क्लियर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ द डे इज द एग्जीक्यूटिव जी, वो एग्जीक्यूटिव है।
डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडर्स सारे हैं पाकिस्तान को। अब जो डेमोक्रेसी देखे ना, मैं बीइंग एक्स मिलिट्री मैं बहुत बड़ा हामी भी हूं कि पाकिस्तान के हर मसले का हल ट्रू डेमोक्रेसी में, इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सकती है, यू कैन क्रिएट स्पेस फॉर अदर्स इसी डेमोक्रेसी के अंदर। पॉलिटिकल परसूट्स जो है वो इसी सबके पॉलिटिकल परसूट स्टेट के आपने सेट करने हैं, जिसको तमाम इदारों ने परसू करना है। अब इंडिया की हालत देख ले, इंडिया के मीडिया की अभी बात कर रही थी आप, हम उनकी फौज की बात कर रहे थे, वो इसलिए उसमें वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। इसको तो मीडिया कहते हुए मुझे शर्म आ रही है ना। वो देखिए, मीडिया नाम है करेक्शंस लगाने का, डायरेक्शन देने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का, तो वो बन गया गोदी मीडिया। तो जब आप अपने इदारों को अपनी जाती ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करेंगे तो फिर स्टेट सफर करती है। इदारे ने अब ये फैसला किया हुआ कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, कल इलेक्शन हो सकता है वो हुकूमत में बैठे होंगे, तो अब इदारा सबसर्विएंट रहेगा अपनी सिटिंग हुकूमत के। आई थिंक पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि थोड़ा सा प्रेशर, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा सा खत्म अच्छा, करें। जाहिद साहब आपने बात की, और ऑब्वियसली क्योंकि आप खुद हिस्सा रहे हैं, हमारी भी जो बातचीत होती रहती है तो हमें भी पता चलता रहता है कि वहाँ वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियरली नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है। और फिर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह से एक पेज पर है, हुकूमत की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपने बात करनी है तो प्लीज आए, बात करें। एस्टैब्लिशमेंट भी बार बार यही कह रही है कि आपने जो बात करनी है हुकूमत के साथ करें। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, और PMLN के लोगों को भी, जब आप लोगों से बात होती है तो इनको भी ये लगता है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं या उनकी जमात को रिलीफ मिल जाता है तो फिर PMLN कहाँ खड़ी होगी। तो अब जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मांगती है हुकूमत के साथ, तो ये क्या मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आप थोड़ा बहुत हिस्सा ले लें, ये इनके ताबूत में कील नहीं होगी? वही रिलीफ जो वो मांग रहे हैं ऑपोजिशन अगर इनके साथ बैठ के मांगती है तो ये कैसे दे पाएंगे? देखिए किरण, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एक पॉलिटिकल चीज को डिस्कस करना। नॉट मुश्किल, आई कैन डिस्कस इट, बट मैं कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को एक यूनिटी की जरूरत है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में जान डालने की जरूरत है। आपने कहा वहां नो लिफ्ट का बोर्ड, वहां नो लिफ्ट का बोर्ड नहीं लगा हुआ। जी। वहां उस शायद जिस काम के लिए वो जाना चाहते हैं वो वहां पे होता नहीं है। वहां यस लिफ्ट ही लिफ्ट है जब सिक्योरिटी आ जाती है। यू हैव अ गवर्नमेंट इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फितना अल खवारिज का टारगेट पे है जी। वहां पे इंटरनेशनल रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशन, वी हैव अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। 245 के नीचे पूरी अफवाज, पूरा इदारा आपके नीचे वहां पे काम कर रहा है। तो आया वहां पे जो उसने अपने जो आईनी जो रोल अदा करना है वो इररिस्पेक्टिव कि कौन किस जमात की हुकूमत है, कौन किधर से है, वो कर रहे हैं। एंड चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा has a very good relationship as far as the military operations और ये चीजें कर रही हैं। कुछ सियासी मजबूरियां भी होती हैं। फिर मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको एक सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर लगानी होगी फॉर द कोहेजन एंड ऑल दैट। बाकी लॉफेयर में भी चीजें चल रही हैं, बैरिस्टर साहब ज्यादा उसको बेहतर बता सकते हैं। मलिक अहमद खान साहब भी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूं सर। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपसे बात का आगाज करेंगे। ब्रेक लीजिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मलिक अहमद खान बुचड़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर आपके वक्त की भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मलिक साहब सबसे पहले तो सर मुझे ये फरमा दीजिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप लोगों ने इंटरनेशनली बड़ी लॉबिंग की है, अमरीका से लेकर बरतानिया तक के पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनसे जाके मुलाकातें की हैं। मुल्क के लिए क्या करेंगे सर अब आप लोग? मुल्क को अभी इस वक्त ज़रूरत है? मुल्क के लिए तो हमने देखे इससे ज्यादा मुल्क के लिए आप देख लें कि जब मुल्क पे थोड़ा टाइम आया है, और तो हमारा एहसान भी नहीं है। देखिए मुल्क है तो हम है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि जो इस वक्त टाइम आया मुल्क पे और हम साथ खड़े हुए, वो कोई एहसान नहीं है, और इंशाल्लाह फिर भी खड़े होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीता पलाई दीवार की तरह अपनी अफवाज के साथ खड़ी होगी, ऐसी बात। सर ऐसे ही कुछ करने जा रहे हैं जो खान साहब की रिहाई के लिए किया था? लॉबिंग करने जा रहे हैं, मुलाकातें करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव रखने जा रहे हैं सामने? देखिए किसके सामने, जरा वजाहत कर दें। सर आप लोगों से मैंने पूछा ना, जिस तरह से आप लोग पहले गए अमेरिका के और बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की आप लोगों ने। मैं अर्ज करता हूँ आपको, देखिए जो अमेरिकन इलेक्शन था उसमें तो नैरेटिव ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नैरेटिव एक उधर बना, ट्रंप ने उनसे वादा किया, इलेक्शन के वादे होते, हम तो बार बार कहते थे कि ये उनका अपना नैरेटिव है, वो आप कर रहे हैं, हमारी फॉरेन
उधर जो दोस्त थे उन्होंने भी डेफिनेटली लॉबी की होगी, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है जी। फिर खान साहब के बेटों ने बात की, वो भी उनके बेटे हैं, हर किसी के, ये नवाज शरीफ साहब का जब टाइम आया तो वो कलसूम नवाज साहबा वो मरहुमा वो भी अपने खामन के लिए बाहर निकली, तो ये तो कोई इतनी बात नहीं होती, ये तो हर बंदा। अच्छा मलिक साहब, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब वो अमेरिका में इलेक्शंस होने के बाद वो वहाँ पर लॉबिंग करते रहे, वो बाकायदा मुलाकातें करते रहे खान साहब के रिहाई के लिए। आपकी बरतानिया में जो वहाँ पर फर्म है या वहाँ पर जो आपकी पार्टी है वो भी आप लोगों ने एक्टिव रखी हुई है। तो सर इसी तरह का कुछ आप लोग पाकिस्तान के लिए भी इसकी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए करना चाह रहे हैं या करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए कि DGISPR साहब ने खुद सोशल मीडिया को ऑन किया और तारीफ की। देखिए सोशल मीडिया को हम ऑन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान की आवाज उस वक्त बाहर गई जब फायरवॉल हटा, तो फायरवॉल तो हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये बैरिस्टर साहब बैठे हैं, इनको भी पता है, कोई किसी और पे तो नहीं लगा हुआ सर। वो और मैं भी इसका शिकार हैं सर, वो भी और मैं भी, हम सभी इस फायरवॉल का शिकार हैं सर। नहीं हम शिकार नहीं, आप शिकार नहीं है ना, हमारी वो फायरवॉल लगी, उधर को कच्ची कुची लगी हुई है बैरिस्टर साहब की तरफ। तो बात यह है कि वो जब फायरवॉल हटी है तो पाकिस्तान की आवाज गई। तो हमारा सोशल मीडिया का उन दिनों आप देख रहे हैं जिस तरह सोशल मीडिया ने पूरी तरह एक्टिवेट हुए, पाकिस्तान की आवाज लेके गए। तो मेरा ख्याल है कि देखिए बहैसियत अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान की आवाज, मुस्बत आवाज हम जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। हमारा इख्तलाफ है हुकूमत के साथ, जी हमारा इख्तलाफ अल्लाह माफ करे पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो बहैसियत अपोजिशन हम समझते हैं कि हमारा मैंडेट छीना गया है, हमसे मैंडेट लिया गया है। सर आप हुकूमत पर आ गए, आप मैंडेट पे आ गए, तो अब मैं इसी हवाले से सवाल कर लेती हूँ। आपने वजीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का इंदिया दिया और आपने ये कहा कि 60 के करीब अरकान हैं जिनसे आप राब्ते में भी हैं और वो आपसे टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल सर ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है और एस्टैब्लिशमेंट है वो एक पेज पर है, आप लोग ज़ेरे इताब हैं, तो आपसे कैसे और क्यों सर टिकट की डिमांड की जा रही है? अच्छा मैंने ना आपने अगर मेरा पूरा पढ़ा हो या सुना हो तो मैंने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा ले तो, ये मैंने बात की है, न्यूट्रल हो जाए। हाँ जी हाँ जी, अगर आप न्यूट्रल का वर्ड यूज किया सर। जी सॉरी, आपने न्यूट्रल का वर्ड यूज किया सर जी, लेकिन आपने वो तहरीके अदम एतमाद के लिए किया है ना। मैं हाँ जी मैं न्यूट्रल हो गया। एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ राब्ते में है जी, राब्ते में तो सियासी रहते हैं हमारे। आपको याद होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट गिरी थी तो हमारे बंदे भी तो उधर गए थे ना जी, तो राब्ते में तो रहती है, ये पॉलिटिकल चीजें होती रहती है। और इसमें जो MPs नाराज होते हैं, इतनी बड़ी गवर्नमेंट जो होती है वो नहीं संभाल सकती, MPs इनके साथ नाराज हैं, वाकई हैं, और उसमें पावर हाउस जो है उधर 2-3 खुले हुए हैं, तो इस वक्त डिस्टर्बेंस तो है दिल्ली पंजाब में। सर 60 MPs हैं जो आपसे राब्ते में हैं, आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और वो आपसे टिकट डिमांड कर रहे हैं, इसकी भी आप तस्दीक कर रहे हैं सर? अच्छा मैं अर्ज करूं, जो आता है ना वो नेक्स्ट की डिमांड करता है। जब पिछली दफा मुस्लिम लीग नून की तरफ लोग गए थे तो उन्होंने भी नेक्स्ट की डिमांड की थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बातें चलती रहती हैं और मैं अपनी बात पे कायम हूं। वो बिल्कुल हमारे सामने है सर सारा मामला, लेकिन इस वक्त के लिए तस्दीक तो करें सर कि आप कह रहे हैं कि 60 लोग हैं जो आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपसे टिकट की डिमांड कर रहे हैं, वो आप तस्दीक कर रहे हैं? बिल्कुल साथ चलने को तैयार है, बशर्ते कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। लेकिन वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं आपसे सर? देखिए जब हमारी तरफ आएंगे तो फिर अगली दफा किसके टिकट भी लगेंगे, लेकिन वो फैसला चेयरमैन ने करना है, वो मैंने नहीं करना। देखिए हर पार्टी के सरबराह फैसले करते हैं, वो तो मैंने ये बात की है कि खान साहब को हम बताए, वो तो फैसला खान साहब ने तो सर आप नो कॉन्फिडेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं वैसे वजीर आला के लिए? जी नहीं, हम अभी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक। और आगे चल के है कोई इस तरह की कोई प्लानिंग वगैरह जिसके लिए आप अभी से कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान में हालात चेंज होते कोई देर लगती है, इधर तो मेहनत लगता है, लेकिन हमारी मौजूदा हालत पोजीशन में हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। हम या हमें हमारा मैंडेट वापस मिले या हम तो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जी ठीक। मलिक साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, साथ ही मौजूद रहेगा अकील साहब। 60 लोग हैं आपके सर, नाराज हुए हैं, PTI के पास जा रहे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के हाथ का एक मसला है, वो उठ जाए तो पर गए वो 60 लोग सर।
पता नहीं ये 60 लोग किधर से ले आए हैं और क्या वो ऑरेंज लाइन का टिकट मांग रहे हैं या मेट्रो का टिकट मांग रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ आई थिंक वी ऑल नो कि जो हालत जंग में ये पार्टी का किरदार रहा है या इस अपनी पार्टी के अंदर जो हालत जंग है या ग्रुपिंग है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो अब ये बता दें कि बचर साहब से टिकट मांग रहे हैं या वो किसी और से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन एनी केस आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये भी शोशा छोड़ा गया और कहा गया कि हम स्पीकर के खिलाफत में एतमाद लेके आएंगे। तो स्पीकर साहब का भी बयान आ गया। स्पीकर साहब ने कहा कि ये भी शौक पूरा करके देख लें, ये जो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन बैठी है तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। सर वैसे कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी कि मरियम साहिबा से कोई 50-60 अरकान हैं आपके जो नाराज हैं, जो मिलना चाहते हैं सीएम साहिबा से लेकिन मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मरियम औरंगजेब जो है वो मुलाकात करें। दी न्यूज़ की गालिबन खबर थी, वी न्यूज़ की, और मरियम औरंगजेब साहिबा से मुलाकात करें लेकिन मरियम साहिबा भी उनसे नहीं मिल रही हैं। नहीं, मुलाकात तो हो रही है। नाराज है वैसे वहाँ पे लोग? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, अगर किसी के कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, व्हिच आई एम नॉट अवेयर बिकॉज मैं पंजाब असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सीएम साहिबा का भी फोकस सिर्फ काम पे है। और आप देखती हैं कि आए रोज वो नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, हेल्थ की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, दीगर जो फील्ड्स हैं उसमें आप देखें कि इनोवेटिव जो पंजाब का लिटरली हुलिया ही उन्होंने इन अ गुड वे तब्दील कर दिया है। कि सफाई के हवाले से आप देखें, दीगर चीजों के हवाले से देखें, शी इज अ वर्कaholic। अब वो काम कर रही हैं, मतलब 18-18 घंटे वो काम करती हैं। तो इसमें अगर किसी एक मेंबर से मुलाकात नहीं हो पा रही तो उसका कोई इतनी बड़ा इशू तो नहीं है जितना बड़ा इशू उसको बनाया जा रहा है, या उसको खबरों की हम दोबारा रब्ता कर सकें, क्योंकि बजट के हवाले से भी उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात करनी है। बजट आ रहा है और जो आना था पहले 2 तारीख को वो अब 10 तारीख को आ रहा है, और जो कुछ इत्तलात आ रही हैं या जो IMF का एलामिया हमने देखा उसमें डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। तो यही वजह है कि इसकी 2 तारीख से फिर वो 10 तारीख को लेके गए हैं। नहीं, 2 तारीख का मैं आपको ये बता देता हूँ कि वाकई वो कह रहे हैं ना सर कि अहदाफ के ऊपर बातचीत जारी रहेगी, तो आप लोग क्या कन्विंस नहीं कर पाए? नहीं, वो तो ऑब्वियसली ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, वो चलता रहता है। किरण साहिबा, यहाँ पे ये बात आपको बताऊं क्योंकि हज के दिन है, ज़ुल्हज के दिन है। अब यहाँ पे मेंबर्स को 2 तारीख को लाना और फिर कई मेंबरान ने हज पे भी जाना है, और फिर उस तमाम तरह एक्सरसाइज को आप इंश्योर नहीं कर सकते कि हज के छुट्टियों के बाद जो है मेंबरान की प्रेजेंस को इंश्योर करना। अब मेनली 10 के बाद इसलिए रखा है कि क्योंकि ईद और हज है, ज़ुल्हज का महीना जो है 9वीं 10वीं ज़ुल्हज, ईद उल अज़हा गुजरे और उसके बाद फिर फाइनली 10 तारीख को ही इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि बीच में ये इंट्रोड्यूस करवा देना और फिर उसके बाद फिर बिल्कुल ही आपने ईद के चौथे दिन रख लिया है। नहीं, अब वो तो छुट्टियां तो पहला ऑफिशियल डे तो 10 तारीख ही होगा। जाहिर बात है कि 6 को भी होती है, 7 को भी होती है, तो फिर भी जो है 10 तारीख बैक टू बिजनेस होता है। यही एक रीजन है, बाकी यही एक रीजन है, और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो IMF के साथ जो बातचीत हो रही है। जाहिर बात है, आप एक IMF प्रोग्राम में होते हैं, एंड आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज दिस कि IMF प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि मतलब उनकी शराइत होती हैं, उनकी शराइत माननी पड़ती हैं। आपको कोई IMF ऐसे पैसे नहीं देता। जाहिर बात है कि जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आसानियों की तरफ आ रहे हैं। हमने IMF के साथ जो आई थिंक एक प्रोसेस इस चीज के हवाले से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि उसको इंश्योर किस तरह किया जाए, और चीज़ों की जो कमी आई है, इन्फ्लेशन एट ऑल टाइम्स लो है, उसको किस तरह मेंटेन रखा जाए। और ये तमाम तरह फिस्कल, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन फिस्कल हवाले से ये तमाम तरह मामलात। दूसरी तरफ FBR का जो टारगेट है वो बढ़ा रही है, और एक तरफ आप लोग जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, तो ये होगा कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि तमाम लोग इसी पर ही नजर रखे हुए हैं कि कैसे रिलीफ देंगे। उनमें भी रिलीफ मिलनी है। कंस्ट्रक्शन एक सेक्टर है, उसकी भी बात की आपने सुनी होगी, उसमें भी कुछ रिलीफ हैं, वो आने हैं। इसी तरह आपके दीगर जो सेक्टर्स हैं उनमें भी देखा जाएगा कि किस तरह रिलीफ को इंश्योर किया, क्योंकि मेन जो हमारी प्रायोरिटी है कि जो तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब हैं, उनको रिलीफ एट मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ हम इस बजट में किस तरह दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, दिफाई बजट में इजाफे की बात हो रही है, और ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों के, मतलब आप सेनेटर्स की बात करें, वज़रा की बात करें, वो तो एक अलग, लेकिन शायद ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों का भी यही कहना होगा कि जिस तरह से हमने अपना डिफेंस किया है, दिफा किया है, मजीद अब हमें ज़रूरत है, तो ये बढ़ना चाहिए। अब कुछ बाज़गश्त हम J35 की डील का भी सुन रहे हैं, तो सर ये क्या तब्दीली इसमें आ सकती है, और क्या बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं दिफाई बजट के हवाले से?
जी देखिए, अभी किरण इस तरह के दिफा पाकिस्तान का एक माइंडसेट और उसकी एप्लीकेशन भी हो गई है, और लर्किंग एक इफेक्ट उसके आ रहे हैं कि ये इसको आगे वो जारी रखेंगे। और फिर एसिमेट्रिक आप देख रहे हैं जो प्रॉक्सी है उसकी भी एप्लीकेशन हो रही है। देखिए अभी वॉरफेयर बहुत चेंज हो गया जी। आपने देखा है इसका स्पेक्ट्रम आपने देख लिया है, नेट सेंट्रिक की बातें हो रही हैं। ये जो पाकिस्तान है इलेक्ट्रॉनिक उन डोमेन्स में पाकिस्तान ने उसको दिफा अपना किया है जिनका आम पब्लिक को पता ही नहीं है। वो समझते हैं कि शायद टैंक मिसाइल्स यही दिफा है। उससे पहले भी आपने उनके त्यारे पहली रात को जो 4 त्यारे आपने इलेक्ट्रॉनिकली राफेल सर मैं हेडक्वार्टर विजिट करके आई, विजिट करके आई, बिल्कुल। और आप सोच नहीं सकते कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब कुछ बताऊं, लेकिन ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बताया नहीं जा सकता। बट अमेजिंग। तो ये वो फील्ड्स हैं जो फैल गई हैं जी। फिर हमारे थ्रेट वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी हैं, इंटरनल भी हैं। अभी देखें ना बहुत सारी चीजें होनी है। $8 बिलियन वर्सेस $80 बिलियन, इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। ये तो अभी चाइना के साथ चूंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत अच्छी है, तो डिफेंस बजट कंपल्शन है। मैं ये नहीं कहता कि हमें करना चाहिए, ये हमने करना है। J-35 की डील हम करने जा रहे हैं जी इंशाल्लाह। देखिए बहुत बातचीत हमारी ऑलमोस्ट इट इज देयर, बहुत अच्छी डील हो रही है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। ये नहीं कि हम सिर्फ चाइना तक महदूद रहना चाह रहे हैं। वे तुर्किया के साथ हमारे बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। हमारी और सी बहुत सी कंट्रीज है जो हमसे लेना भी चाहते हैं। जैसे बैरिस्टर अकील साहब ने प्रोग्राम की शुरू बड़ी जबरदस्त बात की थी, टू रीच टू द कंट्रीज। हम समझते हैं कि 4-5 कैपिटल्स ही है। अब 53 कंट्रीज आउट ऑफ अफ्रीका 43, 11 में सिर्फ हमारे। सर आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, बट मुझे सेगमेंट को क्लोज करना है। सर जरा ये कंफर्म कर दें, J-35 हम लेने जा रहे हैं फिर? जी मैं आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद विटनेस की, लेकिन उसको फर्दर ऑगमेंट करने की जरूरत है, उसको फर्दर जो है स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इट्स द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर अकील मलिक प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। जाहिद महमूद साहब आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इसराइल गजा पर 1 लाख टन से ज़ायद बारूद बरसा चुका है। मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि ये बारूद 1-2 नहीं बल्कि 4 एटम बॉम्ब के बराबर हैं। चलिए मैं ये भी नहीं बताती कि गजा से मलबा साफ करने और जो बॉम्ब फट नहीं सके हैं उन्हें क्लियर करने में 7000 दिन से भी ज़ायद का अरसा लग सकता है। चलिए मैं ये भी नहीं बताती कि इसराइल ने स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल कोई जगह नहीं छोड़ी है कि जिन्हें जंगों में इस्तिस्ना हासिल होती है। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि काबिज अफवाज अब तक 53,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुके हैं, जिनमें 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। मैं ये भी नहीं बताती कि इन शहदा में से 28,000 सिर्फ ख़वातीन और बच्चियां हैं। मैं आज आपको चंद नन्ही कलियां दिखाऊंगी जो इस जंग में मुरझा रही हैं। मैं बारूद की इस बारिश में रक़्स करती हुई भूख दिखाऊंगी। देखिए ज़रा, यह है 12 साल की कमसिन रहा फयाद, लेकिन ये जैसी दिख रही है ना ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जंग से पहले राहफ बिल्कुल सेहतमंद बच्चों की तरह थी। इसको लंबे बाल रखने का शौक़ था, जिस्म तवाना था, चेहरे पर हशाशियत थी जो अब कहीं गुम हो चुकी है। खुराक की कमी ने राहफ को हड्डियों के ढांचे में बदल डाला है, चल फिर भी नहीं पाती है। ये अकेली राहफ की कहानी नहीं है। गजा में ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो खुराक की कमी का शिकार हैं, जिन्हें एक वक्त, सिर्फ एक वक्त का पेट भर खाना तक मैसर नहीं है। और अब इनकी हालत ऐसी है कि पेट अंदर जा चुके हैं, पसलियां नज़र आ रही हैं, बाल झड़ चुके हैं, बाजू इस काबिल नहीं है कि कोई चीज़ उठा सकें, पैरों से 2 कदम चलना मुश्किल है। इस महीने के आगाज़ में गजा में एक ऐसी बच्ची की पैदाइश हुई जिसका दिमाग ही मौजूद नहीं था। अल जज़ीरा के मुताबिक डॉक्टर्स ये देखकर हैरान थे और उन्होंने इसको इंतहाई गैर मामूली और ख़तरनाक सूरत हाल करार दिया है, और साथ ही इस खदशे का इजहार भी किया है कि इस पैदाइशी नक्स की वजह इसराइली बमबारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले तजर्बियाती और कीमियाई हथियारों से जो खारिश होने वाली शुआएँ हैं वो हो सकती हैं, जिनके असरात अब गजा के नौज़ायदा बच्चों पर ज़ाहिर होने लगे हैं। मुमकिन है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में हम ऐसे कई और बच्चे भी देखें। ऐसे में गजा के जो बच्चे इन हालात का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, मुश्किलात के दौर में अपने साथियों के लिए खुशियों का सबब बन रहे हैं, अपने काम से उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे हैं, इसराइल ने उनको भी नहीं छोड़ा। कल इसराइली हमले में गजा की कमसिन व्लॉगर यकीन हम्माद शहीद कर दिया गया। इसे
यकीन को ये यकीन था कि ये मुश्किल दौर गुजर जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो ये दिन अपनी आंखों से देख नहीं सकेगी। गज़ा में तकरीबन 2 महीनों के बाद 2 महीने का वक्फा हुआ, इसके बाद दोबारा इमदाद पहुंचना शुरू हुई और जहां खुराक तकसीम होती है वहां तवील कतारें नज़र आती हैं। छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं जिन्होंने स्कूल जाना था, जिनको खेलों के मैदान में होना चाहिए था। वो बच्चे खाली पतीलों से खुराक तलाश करते हुए दिखाई देते हैं कि चंद निवाले ही मिल जाएं कि भूख तो मिटा सकें अपनी। उम्मत की खामोशी और अमेरिका को अपनी पुश्त पर देखकर इसराइल खुद को इंसानियत और कानून से बालातर समझ रहा है। मैं आपको इसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाना चाहती हूँ। ये एक निहत्था फ़लस्तीनी है जो इसराइली हमले में अपना सब कुछ खोने के बाद किसी महफूज मकाम की तलाश में, इतने में इसराइली ड्रोन की नज़र पड़ जाती है इस पर, और फिर वही होता है जो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इसराइली ड्रोन इस निहत्थे फ़लस्तीनी पर बम गिरा देता है और इसको शहीद कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि ये अपने जुर्म का दस्तावेजी सबूत खुद ही बड़े फ़ख्र से जारी करता है, क्योंकि नेतन्याहू जानता है इस्लामी दुनिया जो है ना वो बेज़मीर हो चुकी है, अपने अपने मफादात की तलाश में रहती है। अमेरिका से यूरोप तक सभी इस्लामोफोबिया का शिकार हैं या फिर पैसों के पुजारी हैं। इसलिए आज नेतन्याहू ने गज़ा को नन्हे जनाजों से भर दिया है। गज़ा आज कब्रिस्तान की वादी है जहां से सड़कों से नालों तक सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती हैं। बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। इस फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।